Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 30th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 30 जुलाई 2026 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बाब मंडेब स्ट्रेट को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों ने ज़्यादा नोट वगैरह क्रिएट नहीं करे हैं। आज मैं डायरेक्टली आपको आर्टिकल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू हो गया। बाकी पेड ग्रुप में तो आपको पता है नोट्स के साथ में पीडीएफ तो मिलते ही मिलते हैं आप लोगों को। वो जानकारी पेड ग्रुप की इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद आपको बताऊंगा। आज आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, काफ़ी शानदार है और सबसे ही पहला आर्टिकल हमारे लिए ज़बरदस्त है। इस आर्टिकल में बात हो रही है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, इस बिल के बारे में। 2026 का जो ये नया बिल लेकर आया जा रहा है इसके बारे में। अभी आपने देखा रिसेंटली जो ये प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट के दौरान भी कई बार ये बिल बार बार चर्चाओं में आ रहा था। तो क्या है एग्जैक्टली ये बिल समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे राइटर साहब हैं ये एक फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं लोकसभा के, और इनका कहना यह है कि ये जो बिल नया बिल है ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे हमारे एनजीओज वगैरह होते हैं ना जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सोसाइटी में कल्याण के लिए काम करते हैं, तो इन एनजीओज वगैरह के लिए खतरा हो सकता है, ये जो पैदा कर सकता है ये वाला जो बिल है। अब ये कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, थ्रेड क्या है और पुराने से कंपैरिजन क्या है, क्योंकि ये एक्ट ऐसा नहीं है नया है। ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट ही है, वो कॉन्सेप्ट दोस्तों इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी उनके थ्रू इंट्रोड्यूस करा गया था 1976 में। उसके बाद इसमें बार बार अमेंडमेंट हुए, 2010 में अमेंडमेंट हुए, 2022 में अमेंडमेंट हुए, और अभी अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स होते होते इस बिल में जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको और ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा भयंकर कर दिया गया है। अब रिस्ट्रिक्शन किस चीज़ को लेकर है, अब ये सब कुछ समझाने से पहले मुझे आपको दो चार बातें समझानी है कि आखिरकार एफसीआरए बिल है क्या, ये किस पर्पस के लिए है। उसके बाद इसके सारे प्रोविजंस हम डिस्कस करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, है ना। इसका नाम ही इसका काम बता रहा है कि भाई जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, यानी बाहर से बहुत सारा पैसा एज अ डोनेशन के फॉर्म में, एज अ कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में हमारे देश के एनजीओज वगैरह रिसीव करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे एनजीओज हैं, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, दूसरा और भी कंपनीज हो सकती हैं जो इस तरीके से फॉरेन फंडिंग को रिसीव करते हैं, बाहर से डोनेशन आता है। उस डोनेशन का इस्तेमाल करके ये जो एनजीओज हैं दोस्तों, ये सोसाइटी के अंदर में वेलफेयर का काम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, दूसरी और एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेजर एनजीओज यहाँ पे फॉरेन फंडिंग पर ही वर्क करते हैं। लेकिन अब ये भी सही बात है कि जो बाहर की फॉरेन फंडिंग है, कई बार उस फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है देश के खिलाफ, कि भाई देश के अंदर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ये बाहर से जो फॉरेन फंडिंग है वो उस मकसद से दी जाती है। तो इसी वजह से इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार तभी आया था फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट में बस खाली इतना ही मेन पर्पज है कि भाई बाहर से जो भी पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं इसको बंद करना है। एनजीओज डोनेशन रिसीव कर रहे हैं, आपके पास में डोनेशन आता रहेगा, बस खाली ये डोनेशन की जानकारी सरकार को देते रहना। इसके लिए आपको एफसीआरए का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो एनजीओज को पहले क्या करना पड़ेगा, एफसीआरए का लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये नहीं है कि परमानेंट लाइसेंस है, एक बार में ले लिया और अब फॉरेन फंडिंग लेते रहोगे, नहीं। इस लाइसेंस को टाइम टू टाइम रिन्यू भी करवाना पड़ता है, बार बार आप रिन्यू करवाओगे। और जैसे ही आप लाइसेंस लोगे तो एक चीज़ और लागू हो जाएगी एनजीओ के ऊपर में, वो क्या है कि जो बाहर से फॉरेन फंडिंग आएगी एनजीओ के पास में, इनका एक मेन अकाउंट होगा, उसी में आएगी। देश में जितने भी एनजीओ हैं उनको अपना एसबीआई में ही मेन अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वो भी जो एसबीआई की मेन ब्रांच है दिल्ली के अंदर में, वहां पे अपना मेन अकाउंट होगा, उसी में ही सारी फॉरेन फंडिंग आएगी। गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी कि भाई बाहर से इतना पैसा आया है इस एनजीओ के पास में, और ये एनजीओ इस पैसे को इस तरीके से यहां पर खर्च कर रहा है। ठीक है, बस खाली इतना काम करना है, यानी फॉरेन फंडिंग रोकी नहीं जा रही, आपको मिलेगी बराबर, बस खाली जो नियम है इसको फॉलो कर लेना, ये गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन है दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्शन अभी 2026 वाले बिल में इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो गए हैं, इतने ज़्यादा बड़े लेवल पर यहाँ पर ये रेगुलेशन इस पे लगा दिया गया है, जो एक खतरा भी बन सकता है एनजीओज को लेकर या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। कि मान लो एनजीओज ने अपना ये लाइसेंस को रिन्यू नहीं करवाया, रिन्यू करवाना मिस कर गए, तो भाई
जो फॉरेन फंडिंग है या फिर जो उस एनजीओ का जितना भी असेट है, जो भी उन्होंने यहाँ पर बनाया है अपना, वो सब सरकार अपने कब्जे में ले सकती है, सरकार के अंडर में आ सकता है, सरकार उसको बेचकर पैसा निकाल सकती है। इतने एक्सट्रीम प्रोविजंस हो चुके हैं। उसी चीज को लेकर यहाँ पर राइटर डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसमें अच्छी चीजें क्या है और इसका एक स्लेज हैमर इफेक्ट क्या है, वो भी यहाँ पर समझाया गया है। और एट दी लास्ट यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस वगैरह दिए गए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। बस मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया है, आई होप आप इस ओवरव्यू को तो समझ गए होंगे। अब एक एक करके यहाँ पे जो पैराग्राफ हैं इनको डिकोड करते हैं कि भाई राइटर साहब का ये पैराग्राफ्स के अंदर में क्या कहना है। पहली चीज ये कहते हैं कि जो एफसीआरए बिल है 2026 का, इसको अभी मॉनसून सेशन के लिए लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि इसी मॉनसून सेशन में यह बिल पास होना है। समझे, इससे पहले भी ये बिल लेकर आया गया था, लेकिन काफ़ी सारा प्रोटेस्ट हुआ। जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू प्रोटेस्ट किया गया, एनजीओस के थ्रू भी प्रोटेस्ट किया गया था। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि भाई ये बिल पास नहीं होना चाहिए। फिलहाल उस समय पर इसको पोस्टपोन कर दिया गया था आगे के लिए। अब टाइम है, सरकार ने डिसाइड किया है कि भाई ये जो बिल है इस बार अब आएगा ही आएगा। इस बिल की एग्जैक्ट समरी क्या है वो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि भाई वैसे तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास में 2010 में ही ये एक्ट है ऑलरेडी, ठीक है। जो अभी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 वाला हम लोग लेकर चल रहे हैं, तो उसी में ही हम लोगों ने करंट समय पर अमेंडमेंट किया है, यानी बदलाव करा है। और बदलाव करके एक नया बिल लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर में। उसी बिल को यहां पे बोला गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। ये 2026 का बिल यहां पर लेकर आया जा रहा है। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, राइटर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, सख्त होने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को और मेजर पावर्स मिल जाएंगी इन सभी एनजीओस के ऊपर में, जो भी एनजीओस बाहर से फॉरेन फंड्स को रिसीव कर रहे हैं। जिनके पास फॉरेन फंड आ नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, केवल एनजीओस ही नहीं, कोई और इंडिविजुअल पर्सन है या कोई और दूसरी संस्थान है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फॉरेन फंडिंग ले रहा है, बाहर से डोनेशन ले रहा है, सबको एफसीआरए में रजिस्टर होना जरूरी है। ऑथर साहब कहते हैं ये जितने भी प्रावधान लेकर आए जा रहे हैं, ये आने, अभी तो नहीं, धीरे धीरे करके आने वाले समय पर एनजीओस पर, जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल बॉडीज हैं, इन सब पे सीरियस इफेक्ट डाल सकता है। अभी तो नहीं, बट वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या नेगेटिव इंपैक्ट इन सब पे पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है वो किस चीज के लिए आता है? तो आर्टिकल में कहते हैं देखो, इंडिया में जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहा है, इसको लेकर एक हमेशा से कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है। लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर हम इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को देखें तो ये वही पैसा है जिससे आज ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। हालांकि आप देखोगे तो कहोगे इंडिया कोई स्पेशल है ऐसा लॉ लेकर आ रहा है? नहीं, क्योंकि दुनिया भर की कंट्रीज के पास में, इवन यूएसए के पास में और भी दूसरी कंट्रीज हैं, यूरोप के पास में अपने सबके खुद के कानून हैं। ये सब कंट्रीज में भी फॉरेन डोनेशंस आता है, लेकिन उन सब फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट करने के लिए इन देशों में भी कानून है। जैसे भारत के अंदर में आपको एफसीआरए देखने को मिलता है, वैसे इन कंट्रीज में भी है। तो एफसीआरए होना ये कोई गलत चीज नहीं है, आर्टिकल में राइटर साहब इस चीज को कहते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास देखो, एक हिस्ट्री देखो एफसीआरए की, तो वो क्या है कि पहले तो कोई भी ऐसा स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क, यानी 1976 से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं हुआ करता था। बाद में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को पहली बार इंट्रोड्यूस किया और इस एक्ट के माध्यम से कुछ नए नियम बन गए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बन गए, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना ही था जब शुरुआत में ये आया कि बाहर से जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसको, उसका जो एक्सेप्टेंस हो रहा है अलग अलग एनजीओस के थ्रू, बस उसको रेगुलेट करना। और रेगुलेट करने के साथ साथ फॉरेन इन्फ्लुएंस, बाहर का कोई इन्फ्लुएंस, बाहर जो डोनेशन देने वाली कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में कोई डिस्टर्बेंस ना क्रिएट कर सके, अपना इन्फ्लुएंस ना दिखा सके। तो इसीलिए फॉरेन फंड्स जो भी एनजीओज या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर रही हैं उसको मॉनिटर करने के लिए उस समय पर एफसीआरए लेकर आया गया, क्योंकि सरकार को इस चीज़ का डर था उस समय पर कि जो फॉरेन मनी है ये इंडिया के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डीएस्टेबलाइज कर सकता है, यानी गवर्नमेंट के प्रति बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा सकती हैं। ये देखिए आर्टिकल में राइटर साहब का कहना है। समझ गए? अब होता क्या है एक्चुअल तौर पे, जब ये एक्ट आया 1976 के अंदर यहाँ पर आया, तो धीरे धीरे करके समय अनुसार जब सिचुएशन आगे बढ़ती है तो साल 2010 में इसी एक्ट को दोबारा से, मतलब जो 1976 वाला कानून था, 1976 वाले में बदलाव कर दिया गया, चेंजेस कर दिए गए, अमेंडमेंट कर दिए गए, और अमेंडमेंट करके नया लॉ प्रस्तुत करते हैं 2010 में, और इसको कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। 2010 के नाम से इसको जाना गया। 1976 के एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप लोग यहां पर देखोगे, उसमें प्राइमरी फोकस केवल रेगुलेशन था।
लेकिन 2010 वाले एक्ट के अंदर में और भी थोड़े से रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दिए गए थे। तो 2010 में जब यहां पर ये नया तरीके से लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसमें क्लियरली ये कह दिया गया कि जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से विदेशी मुद्रा आ रहा है देश के अंदर में, पहली बात तो कुछ सेक्शंस में अलाउ किया जाएगा, कुछ चीजों में अलाउ नहीं किया जाएगा। किस किस चीज में अलाउ किया गया और किस में अलाउ नहीं किया गया, ये सुनिए। पहली बात, क्लियरली 2010 में बोल दिया गया कि अगर कोई फॉरेन फंडिंग आ रही है इलेक्शन कैंडिडेट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस बेयरर्स के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जज, पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मीडिया पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, ये जितने भी आपको मैंने नाम बताए हैं, यहां पर फॉरेन फंडिंग प्रोहिबिटेड है, यहां पर फॉरेन फंडिंग नहीं हो सकता। ये सब कुछ यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस पे रोक लगा दी। तो किस चीज के लिए फॉरेन फंडिंग को अलाउ किया गया था? केवल कुछ ही सेक्शंस के लिए। पहला, एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए, दूसरा रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, तीसरा सोशल वर्क के लिए, चौथा इकोनॉमिक प्रोग्राम्स के लिए और पांचवा कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए। ये 5 चीजों के लिए फॉरेन फंडिंग को अलाउ किया गया था उस समय पर, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं एग्जैक्टली, आप आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? तो राइटर साहब कहते हैं ये 2010 में दिखाया गया कि वाकई में एक्ट होता क्या है, कि भाई ये रेगुलेशन करने का तरीका होता है कि आप रेगुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। फॉरेन फंडिंग आ रही है लेकिन एजुकेशन, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन दूसरी चीज़ों में फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट किया गया, कंट्रोल कर दिया गया। अब क्या होता है दोस्तों, 2026 में हम एक नया एक्ट लेकर आ रहे हैं, नया अमेंडमेंट बिल लेकर आ रहे हैं। अमेंडमेंट बिल मतलब बदलाव करना। तो 1976 वाले में बदलाव करा था किसने? 2010 वाले ने। अब 2010 वाले में बदलाव हम लोग कर रहे हैं 2026 वाले इस अमेंडमेंट के जरिए। तो ये जो बिल है ये पार्लियामेंट में इस बार मॉनसून सेशन में प्रेजेंट होना है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि 2026 वाला जो बिल है ना भाई, ये इसमें रिस्ट्रिक्शन अल्टीमेट लेवल पर है और भी ज्यादा भयंकर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। सबसे पहली चीज इसमें क्लियरली बोला गया है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए, यानी मान लो एक एनजीओ है जिसका एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है, यानी भाई वो रजिस्ट्रेशन करवाने गया था एफसीआरए में, करवा लिया, ठीक है, बाद में ये कैंसिल हो गया है। तो कैंसिल होने के बाद पता है क्या होगा? उस एनजीओ का जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाहर से उसने जितना भी पैसा उठाया है वो सब एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, एक गवर्नमेंट, एक बॉडी बनाई जाएगी, वो बॉडी सारे अपने अंडर में ले लेगी, है ना। और बाहर का पैसा इस्तेमाल करके उस एनजीओ ने जितने भी एसेट्स बनाए होंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स वगैरह बनाई होंगी, वो सब कुछ यहां पर वो अथॉरिटी ले लेगी और वो अथॉरिटी बाद में ले जाकर सरकार को दे देगी, सरकार उसको बेच बाच के पैसा ले लेगी। ये है पावर, इतनी एक्सट्रीम कर दी गई है 2026 के लॉ के अंदर में, ठीक है। याद रखिएगा, इफ सच अ सर्टिफिकेट कैंसिल्ड, द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय द एप्लीकेंट अलोंग विद ऑल एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन शेल वेस्टेड इन अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, जो मैंने आपको समझाया अभी। एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ये सारे सब कुछ कब्जा लेगी, अथॉरिटी को दे दिया जाएगा, फिर वो सरकार को दे देगी। अब इतना ही नहीं दोस्तों, यहीं पर एक सेक्शन है जिसको कहते हैं सेक्शन 16A क्लॉज नंबर 2, ये आपको दिख रहा होगा। इस बिल के अंदर में ही इस नए सेक्शन को ऐड किया जा रहा है और इस सेक्शन का क्लियरली कहना यह है कि मान लो अगर एक एसेट ऐसा भी है जिसको थोड़ा बहुत भी बनाया गया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करके, और जो सारा का सारा यहां पर एसेट है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का थोड़ा सा इस्तेमाल किया एनजीओ का, मान लो कोई बिल्डिंग बनना था, थोड़ा सा जो बाहर से पैसा आया था वो उन्होंने लगा दिया, लेकिन वो सारा जैसा पैसा लगाया ना, सारा का सारा एसेट यहां पर गवर्नमेंट ले जाएगी अगर ये एफसीआरए उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया या वो सर्टिफिकेट को रिन्यू ना करवा पाए तो। एक और चीज है, अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाए कि वो फ्रेश सर्टिफिकेट नहीं ले पाई है किसी वजह से, या वो अपने रजिस्ट्रेशन को दोबारा से रिन्यू नहीं करवा पाई, क्योंकि मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना जरूरी है। जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में उसने रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करवाया, तब भी यहां पर गवर्नमेंट ये ट्रांसफर कर लेगी सारा का सारा उसका एसेट। तो भाई ये है एग्जैक्टली लॉ का एक्सट्रीम लेवल। ये कहते हैं कि व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू विद एसेट्स। क्वेश्चन यही है ना कि भाई अगर गवर्नमेंट ये सारे एसेट्स ले लेगी तो एसेट्स का करेगी क्या? एक बार ये एसेट सरकार के पास में गए तो जैसे कि मैंने बताया, पहले तो एक अथॉरिटी होगी जो सब कुछ चेक कर रही होगी। जिस एनजीओ का लाइसेंस पूरा नहीं होगा, लाइसेंस कैंसिल हो चुका होगा, रिन्यू नहीं होगा, वो उन सबके एसेट्स कब्जा लिए जाएंगे उस अथॉरिटी के जरिए। वो अथॉरिटी वो सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को, स्टेट गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और लोकल अथॉरिटीज को। फिर उसके बाद में वो सारे के सारे जो एसेट्स हैं उनको बेच दिया जाएगा, ठीक है, सेल कर दी जाएगी या उस पर बोली लगवाई जाएगी या दूसरे और भी मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो सारे के सारे एसेट्स बेच दिए जाएंगे। तो ये जो तरीका है ना, जहां पर मतलब आप कह सकते हैं कि ये सारा एसेट्स कब्जाया जा रहा है। फिर एक और चीज़ है दोस्तों
कि मान लो कुछ फॉरेन फंडिंग बचा हुआ है, क्योंकि अब तो वो एनजीओ बर्बाद ही हो गया है, उसके सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में आ गया है, गवर्नमेंट बेच रही है, लेकिन उसके पास मान लो थोड़ा बहुत फॉरेन फंडिंग अगर रखा हुआ है उसके अकाउंट के अंदर में, तो वो भी सरकार उठाकर सरकारी जो कह सकते हैं फंड होता है ना, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें उठाकर वो पैसा डाल देगी। तो एनजीओ खत्म, एनजीओ का पूरा अस्तित्व भी खत्म, एसेट भी ट्रांसफर हो गए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था वो भी ट्रांसफर हो गए, गवर्नमेंट के पास में आ गए। रीजन, अगर सर्टिफिकेशन नहीं हुआ या सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गया या टाइम टू टाइम सर्टिफिकेशन रिन्यू नहीं करवाया, तो अगर सब कुछ बराबर चल रहा है, लॉज को रेगुलेट करके चल रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब क्वेश्चन यही है कि ये सर्टिफिकेट कैंसिलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल कहता है कि एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंडिंग पर ही डिपेंडेंट है तो। क्योंकि अगर जरा सा भी रजिस्ट्रेशन चूका, फॉरेन फंडिंग तुरंत रुक जाएगी, आपके अकाउंट में नहीं आएगी, एसेट्स टेक ओवर कर लिए जाएंगे, जो एक्टिविटीज है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो सब खत्म हो जाएंगी। आप कहोगे इतना एक्सट्रीम लेवल का पावर ये आखिरकार आया कैसे? ये 2010 के कानून से ही पैदा करा गया है। 2010 में यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 था, उसी में ही आप देखोगे क्लॉज 1 कह सकते हैं सब क्लॉज सी ऑफ द सेक्शन 14, यानी सेक्शन 14 का क्लॉज 1 सब क्लॉज सी को जब आप एग्जैक्टली देखते हो तो वो क्या कहता है? ये 2010 वाला लॉ है। इसमें यहां पर बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है अगर, इफ लग रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये सारा का सारा पब्लिक इंटरेस्ट के हित में किया जा रहा है, लोगों के इंटरेस्ट में किया जा रहा है। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट वर्ड यहाँ पे बहुत ब्रॉड वर्ड हो गया, बहुत बड़ा वर्ड हो गया। अब यानी कि गवर्नमेंट कभी भी इसका यूज कर सकती है कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है, ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, आपके एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे। इसमें पब्लिक इंटरेस्ट में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो सकती थी वो एक्सप्लेन नहीं करी गई है। तो ये हुआ दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा गंभीर मैटर जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया, समझे? तो ऑर्गेनाइजेशन की सारी अथॉरिटी खत्म हो गई। क्योंकि एक चीज और भी बताई जा रही है इस आर्टिकल के अंदर में कि करंट समय पर जो रिलीजियस कन्वर्जन क्लॉज है वो भी हमारे इस एक्ट में प्रेजेंट है। यानी कि करंट समय का जो लॉ है वो ये कहता है कि मान लो कोई भी एप्लीकेंट है, यानी कि जिसने मतलब एफसीआरए का लाइसेंस लेना है, ठीक है, अगर कोई एनजीओ ये पाया गया जो रिलीजियस कन्वर्जन करवा रहा है, यानी धर्मांतरण करवा रहा है, किसी का धर्म बदलवा रहा है ज़बरदस्ती तरीके से, या कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लोगों में एक कह सकते हैं कि एक भड़काना, जिसे हम कहते हैं कि इस तरीके की डिसहार्मनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी अमेंडमेंट्स के जरिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा और जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उस एनजीओ का वो रोक दिया जाएगा और उस एनजीओ के सारे एसेट्स एक अथॉरिटी के पास चले जाएंगे और उस अथॉरिटी के जरिए सरकार के पास चले जाएंगे। तो कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो सही है ना कि रिलीजियस कन्वर्जन अगर ज़बरदस्ती हो रहा है तो वो गलत है। अपनी चॉइस से कोई रिलीजियस कन्वर्जन कर रहा है वो उसका खुद का फ्रीडम है, उसका राइट है, अधिकार है ना? तो ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन है वो नहीं हो सकता। तो ऑथर यहाँ पर ये कहते हैं कि मान लो अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट रजिस्टर हो गई तो एक एनजीओ के खिलाफ कि भाई ये मतलब मान लो एक गलत खबर है लेकिन ये बहुत स्प्रेड हो गई है कि इसने रिलीजियस कन्वर्जन करवाया ज़बरदस्ती ये सब, तो उस आधार पे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एक्ट का मिसयूज हो सकता है, फिर ये इनका कहना है, समझे? फिर यहीं पर कुछ एग्जेम्पशन क्लॉज भी है। इसमें कह रहे हैं सबसे, चलो ये सब तो ठीक था, इसमें एक खतरनाक चीज ये बता रहे हैं वो है एग्जेम्पशन क्लॉज। ठीक है, ये कन्वर्जन वाला केस मैंने आपको बताया। एग्जेम्पशन क्लॉज मतलब इसी एक्ट के अंदर में एक और सेक्शन भी है जिसको हमने कहा है क्लॉज 16L। भाई ये थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे तो सभी एनजीओ के ऊपर कमर कस रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर किसी व्यक्ति को, ऑर्गेनाइजेशन को छूट भी दे सकती है। छूट मतलब कि भाई आपको कोई चीज फॉलो नहीं करनी है, मतलब इस एक्ट से एग्जेम्पशन में रखा जा सकता है। उनका मानना यह है कि भाई ये एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको छूट दी जा सकती है। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जो क्लॉज 16L है ये तो सीधा सीधा एक कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज हो गया। अगर आप संविधान में देखोगे तो आर्टिकल 14 को देख लो, आर्टिकल 14 को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है संविधान का वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात करता है, समझे? तो यहां पर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कमर कस दी और अपने चॉइस के हिसाब से कुछ ऑर्गेनाइजेशन को आप छूट भी दे रहे हैं। तो ये जो क्लॉज है क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता सही से। इस 16L में सही तरीके से समझाया नहीं गया कि भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन को छूट मिलनी चाहिए। ये डिसीजन केवल सरकार के ओपिनियन पर डिपेंड रहेगा, सरकार जिसको छूट देगी अपनी मर्जी से। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर एक डिस्क्रिमिनेशन सा नहीं नजर आ रहा है, आर्बिट्रेरी डिस्क्रिमिनेशन सा दिखाई दे रहा है, ऐसा यहां पर कहना है। तो ऑथर ने लास्ट में कंक्लूड किया है कि भाई जितने भी ये अमेंडमेंट्स दिए गए हैं
ये बस इतना दिखाते हैं कि सरकार अपना एक बहुत बड़ा कंट्रोल दिखा रही है, कंट्रोल बनाना चाहती है स्पेशल तौर पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में, एनजीओस के ऊपर में, कि फॉरेन फंडिंग का गलत इस्तेमाल ना हो, देश के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और उन फॉरेन फंडिंग का जो मेन पर्पस है, वो फॉरेन फंडिंग जो आती है एजुकेशनल, कल्चरल, एनवायरमेंट, रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए, केवल उसी में ही इसका उपयोग होता रहे। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। ये आर्टिकल होता है हमारा समाप्त। अच्छी तरीके से लाइन टू लाइन मैंने आपको इस एडिटोरियल के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, डिकोड कर दिए हैं। आज हम अपने नोट्स के जरिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली। तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट देखिएगा हर एक चीज़ है, नोट मिलेंगे तो उसको भी रिवाइज कर लेना, सब कुछ सेम मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो है दोस्तों, ये आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए रेलिवेंट है। हरिंदर सिंह जो एक फॉर्मर डायरेक्टर ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स रह चुके हैं इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर के, तो भाई इनका यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक आर्टिकल है जो बात करता है थिएटराइजेशन के बारे में। आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, थिएटराइजेशन, कि हम अपने आर्मी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थिएटराइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया का जो थिएटर रिफॉर्म है, इसको एक रेडीनेस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, एक कंप्लीट लॉ की ज़रूरत है। वो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हरिंदर सिंह जी बताते हैं। क्या है मैटर, आइए चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको कुछ फोटो दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है कि आज अगर हम देखें तो हमारी जो इंडियन आर्मी है वो कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, मतलब क्या, इंडियन आर्मी अलग है, इंडियन एयरफोर्स अलग है और नेवी अलग है ना, सबके हेडक्वार्टर्स अलग हैं, तीनों अलग अलग बेसिस पे काम करते हैं। हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि तीनों को साथ में लेकर आया जाए, कोऑर्डिनेशन बेसिस पे तीनों के तीनों हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है वो काम कर सकें। चाइना ऑलरेडी ये काम कर चुका है, यूएसए कर चुका है, यूके भी कर चुका है। चाइना ने भी यहाँ पर थिएटराइजेशन कर लिया है, थिएटर कमांड्स बना लिए हैं। थिएटर कमांड्स का मतलब क्या है, ये फोटो है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, आराम से समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली मैटर है क्या। तो अगर आप दोस्तों आज के समय का देखोगे तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट करने की बात की जा रही है। जैसे अभी क्या है दोस्तों, इंडियन आर्मी के आपने देखे होंगे हेडक्वार्टर्स जो हैं अलग अलग जगह पर बना रखे हैं, अलग अलग बॉडीज़ यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से बना रखी है, जहाँ पे हमारा पाकिस्तान चाइना के साथ में बॉर्डर वगैरह शेयर होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाइना हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम करंट समय पर है। नीचे समुद्र का हिस्सा है बहुत बड़ा, तो नीचे समुद्र के हिस्से के आसपास वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पर आपको इंडियन नेवी प्रेजेंट देखने को मिलती है, कोस्टल गार्ड्स देखने को मिलते हैं, बट नेवी के हेडक्वार्टर्स यहाँ पर मिलेंगे। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सबके हेडक्वार्टर अलग अलग है, सब अपने अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, सबकी कमांड्स अलग अलग हैं, है ना, सबके चीफ अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो कोई जब आपदा क्रिएट होती है तो हमको सबको अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है, अलग अलग कमांड्स देनी पड़ती है। क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मान लो कोई वॉर क्रिएट हुआ तो उस समय पर केवल एक ही कमांड से हम तीनों को एक्टिवेट कर सकें और तीनों मतलब बेसिकली यहाँ पर काम कर सकें, ऑपरेट कर सकें? तो इसी को यहाँ पे नाम दिया गया है थिएटराइजेशन का। और अगर इंडिया थिएटराइजेशन सक्सेसफुली लागू कर लेता है, क्योंकि भारत का पहला थिएटर कमांड अंडमान निकोबार आइलैंड में बनाया गया है। अंडमान निकोबार आइलैंड में इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों मिलकर काम करते हैं। कोई आपदा आएगी, तीनों साथ ही साथ में एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? इंडियन एयरफोर्स अपना काम करेगा, आर्मी यहाँ पर जमीन से लड़ेगा और नेवी समुद्र से लड़ेगा। तीनों एक्टिवेट हो जाएंगे, तीनों के लिए सेपरेट कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और थिएटराइजेशन में हम चाह रहे हैं भारत में 3 कमांड्स, बड़ी बड़ी कमांड्स बनाई जाएं। एक होगा ईस्टर्न थिएटर कमांड इस वाले पोर्शन में, एक होगा आपका ये वेस्टर्न थिएटर कमांड इस वाले पोर्शन में, एग्जैक्टली इस वाले पोर्शन में आपको दिख रहा होगा, और एक होगा यहाँ पर हमारा सदर्न थिएटर कमांड जो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर दिखाई देगा। समझे इस बात को? अब एक्चुअली में होता क्या है, जब हम लोग वेस्टर्न थिएटर कमांड्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न थिएटर कमांड में अब देखो ऊपर हमारा ये लैंड बॉर्डर है, हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ में। अब यहाँ पे नेवी की जरूरत नहीं है ना, तो हम लोग अपने आर्मी और आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स को ये वाला एरिया दे सकते हैं। कोई आपदा आएगी, पाकिस्तान के साइड से कोई वॉर क्रिएट होगा, तो एक ही कमांड के जरिए आर्मी, एयरफोर्स दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। समझे? ऐसे यहाँ पर जो हमारा सेकंड कमांड है, अब देखो ये कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी संभाल लेंगे, कुछ हिस्सा इधर चाइना वाला रीजन का भी संभाल लेंगे। फिर आपका जो सेकंड कमांड आता है वो है ये ईस्टर्न थिएटर कमांड। इसको आप लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं। इसमें हमारी सारी आर्मी प्रेजेंट होगी और एयरफोर्स कुछ सेक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो 2 भाग में हम लोगों ने यहाँ पे बांट दिया। ये ईस्टर्न थिएटर कमांड होगा जो ये पूरा ईस्टर्न एरिया देख रहा होगा, ये वेस्टर्न थिएटर कमांड होगा जो ये पूरा वेस्टर्न एरिया देख रहा होगा, एंड नीचे सदर्न एरिया को कवर करने के लिए हमारा सदर्न थिएटर कमांड होगा, जिसमें हमारी आर्मी भी होगी और मेन रोल यहाँ पर होने वाला है नेवी का। तो कंप्लीट नेवी यहाँ पर वर्क करेगी और कुछ एयर एसेट्स भी होंगे यहाँ पर। तो तीनों को हम लोगों ने अलग अलग 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अगर कोई प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हो रही हो तो सदर्न थिएटर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। सब पूरे आर्मी को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, नेवी को एक्टिवेट करने की सेपरेटली जरूरत नहीं है।
ये तीनों एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या इस वाले रीजन में है तो वेस्टर्न थिएटर कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। समझ गए? तो करंट समय पर क्या है, ये सब कुछ सेपरेटली काम करता है, बिल्कुल अलग अलग काम करता है। हम चाहते हैं कि सब एक साथ लेकर आ जाएं। ये कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज हो सकती है जहां पर हमें दोनों से निपटना पड़ सकता है। देखो, पहली चीज यहां पर इस आर्टिकल में देखोगे तो ये राइटर साहब जो हैं ये कहते हैं इस आर्टिकल के अंदर में, जैसे अभी थिएटराइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि भाई जो हमें बदलाव करना होगा, चीज़ों को तेज़ी से यहाँ पर चेंज करना होगा, बदलना होगा, है ना। बदलाव करते वक्त कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या ध्यान रखना है बदलाव करते वक्त, कि भाई कोई अटैक वगैरह होता है तो उस समय पर भी हमें अपनी मजबूती के ऊपर में काम करना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर राइटर साहब ने जैसे टू फ्रंट थ्रेट के बारे में डिस्कशन किया है। टू फ्रंट थ्रेट क्या होता है कि भाई एक ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पर भविष्य में हमें जो चाइना है, पाकिस्तान है, हमें दोनों को एक साथ फेस करने को मिल सकता है। फिर ये कहते हैं कि टू फ्रंट थ्रेट से ज़्यादा बड़ा खतरा पता है हमारे लिए क्या है? 2.5 फ्रंट थ्रेट। टू फ्रंट नहीं, 2.5। 2.5 मतलब चाइना पाकिस्तान तो एक तरफ निपटना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब चाइना पाकिस्तान जोर दिखाएंगे तो इंडिया के अंदर कुछ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, कुछ इंसर्जेंसी इंडिया के अंदर जो टेररिज्म वगैरह है, ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं स्पेशली, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उग्रवादी बन जाएंगे। तो उनको भी हैंडल करना हमें पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इसके लिए सही तरीके से प्रिपेयर करना ज़रूरी है और धीरे धीरे करके ये थिएटराइजेशन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब ये थिएटराइजेशन कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, बट फिलहाल अभी आप देखिए आर्टिकल में राइटर साहब का क्या कहना है। आपने थिएटराइजेशन का मतलब समझ लिया है ना, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इसका मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक सिंगल थिएटर कमांड में लेकर आए, एक कमांड दें, तीनों एक्टिवेट हो जाए। ये हमारा मेन पर्पस है। तो हर एक सर्विस को सेपरेटली फाइट करने की जरूरत नहीं है। इस सर्विस में प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और एक साथ मेल मिलाप इसमें आ जाएगा। और केवल इंडिया ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और चाइना खुद भी यहां पर ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम किस में क्या है? प्रॉब्लम है ट्रांजिशन में। क्योंकि जब आप ट्रांजिशन करोगे यानी चेंज करोगे, अभी तो आपके सारे के सारे जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से सेपरेटली काम कर रहे हैं, जब आप इसको बदल रहे होंगे, थिएटराइजेशन कर रहे होंगे, तब हमारे सामने ढेर सारी समस्याएं आ सकती हैं। क्योंकि आज हमारे पास में 17 अलग अलग सिंगल सर्विस कमांड हैं, जिसको हम 3 अलग अलग कमांड्स में डिवाइड करना चाहते हैं। और वो 3 कमांड्स ऑलरेडी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कौन कौन से, वेस्टर्न थिएटर कमांड, ईस्टर्न थिएटर कमांड और सदर्न थिएटर कमांड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अलग अलग कमांड्स में हमें इसको बदलना है। समझे इस बात को? अब ये कह रहे हैं कि जब हम बदलाव कर रहे होंगे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। जब बदलाव कर रहे होंगे तभी यहाँ पर ये अटैक हो सकता है, ठीक है। तो हमें सेपरेटली अपनी आर्मी को थोड़ा सा वैसे भी ट्रेन करके रखना होगा कि अगर ट्रांजिशन के दौरान कुछ हुआ तो ट्रांजिशन के दौरान भी हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रख सकें। अब आर्टिकल में राइटर साहब यहाँ पर ये कहते हैं, देखो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा शुरू में कि जब आप तीनों को साथ में लेकर आओगे, तीनों के 3 अलग अलग ग्रुप बनाओगे, तो इनके ट्रेडिशन अलग है, इनका कल्चर अलग है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात कर रहा हूँ, प्रमोशन सिस्टम अलग है, रैंक स्ट्रक्चर अलग है। तो साथ में लेकर आने से थोड़ा बहुत यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी शुरुआत में, बट धीरे धीरे करके ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को डील कर लिया जाएगा। लेकिन राइटर साहब कह रहे हैं प्रॉब्लम्स कितनी भी हो, फिर भी थिएटराइजेशन इज स्टिल नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है ये काम करना। समझ रहे हैं? और काफ़ी सारी जो हमारे अलग अलग फोर्सेस के जो चीफ पर्सनल्स हैं, एक्स ऑफिसर्स हैं, उन सबका कहना है थिएटराइजेशन होना चाहिए। अब सवाल यह है कि भाई कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना समय लगने वाला है ट्रांजिशन में। देखो 2 तरीके होते हैं। एक तो बदलाव करने का तरीका होता है इक्विपमेंट बेस्ड रिफॉर्म। अपने आर्मी में आप बदलाव कर सकते हैं इक्विपमेंट बेस्ड रिफॉर्म से, कि भाई केवल हथियार बदलने हैं, नए हथियार लेकर आने हैं, उसमें कुछ चंद महीनों का समय लगता है, काम हो जाता है। फिर एक तरीका होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का, भाई आपको पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना है। अब आपको आर्मी के कुछ कह सकता हूँ कुछ सेक्शन आपने ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कमांड में रखने हैं, वैसे आपने नेवी का करना है, वैसे आपने एयरफोर्स का करना है। तो आप पूरे कमांड स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हो, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर रहे हो, तो उसमें समय लगता है, उसमें टाइम लगता है। समझे? अंडमान निकोबार कमांड का आपने देखा, मतलब इसमें ही काफ़ी समय लग गया, 10 साल लग गए इस पूरे थिएटराइजेशन को तैयार करने में, ठीक है। तो आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया के जो रिफॉर्म्स हैं, अगर आप इंडिया के रिफॉर्म्स को दूसरे कंट्रीज के साथ में कंपैरिजन करोगे, लाइक चाइना के साथ कंपैरिजन करोगे, तो चाइना ने अपना थिएटर कमांड बनाया, इन्होंने 5 थिएटर कमांड बनाए, 2016 में बना लिया था, और अपना पूरा स्ट्रक्चर 2 साल में इन्होंने कर डाला। इंडिया भी ऐसा कर सकता है। यूएस को 10 साल लग गए थे करने में, क्योंकि यूएस का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यूएस ने एक एक्ट पास किया था, गोल्ड वाटर निकोल्स एक्ट 1986।
और 10 साल लगे तब उन्होंने अपना पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया कि अलग अलग थिएटर बना दिए तीनों तीनों फोर्सेस के। यूके ने 2012 से ये काम कर रखा है। तो अब इंडिया का पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया भी बहुत जल्दी अपना थिएटराइजेशन कर सकता है ना। एक तरफ हमारा एक कमांड चाइना को संभाल लेगा, एक कमांड पाकिस्तान को संभाल लेगा और एक कमांड समुद्र की सुरक्षा करता रहेगा। इंडिया तीनों साइड से प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अल्टीमेट एक कह सकते हैं रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। ठीक है, समझे। अब 4 अलग अलग रिफॉर्म्स इन्होंने सजेस्ट करे हैं, 4 रिफॉर्म्स बताए हैं राइटर साहब ने। ध्यान रखिएगा कि हमें क्या बदलाव करना चाहिए। फर्स्ट रिफॉर्म, पहला आप देख रहे होंगे, पहला यह है कि अपने आप को प्रिपेयर करना। आप 2 फ्रंट थ्रेट के लिए प्रिपेयर मत करो, अपने आप को 2.5 फ्रंट चैलेंज के लिए प्रिपेयर करो। 2 फ्रंट क्या है, मतलब केवल चाइना पाकिस्तान को डील करना। 2.5 मैंने आपको बताया कुछ इंडिया में भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इंडिया के अंदरूनी वाला टेररिज्म, उसको यहाँ पर डील करना, साथ ही साथ में चाइना पाकिस्तान को डील करना। इसके लिए आप प्रिपेयर करो अपने आप को। सेकेंड चीज़ यहाँ पर जो इनके थ्रू रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है वो है एक रेडीनेस स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश करना। इंडिया करंट समय पर मनी, मैन पावर, मशीन, मटेरियल, इसको मेजर करता है, इन 4M को मेजर करता है। आर्टिकल कहता है कि ये जो इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स एक्चुअल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को मेजर नहीं करते। अगर प्रॉपर तरीके से रेडी होना है तो इसके लिए हमें पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना होगा, यूनिट लेवल पर रेडीनेस को बनाना होगा, ओवरऑल फोर्स को यहां पर तैयार करना होगा। ठीक है, केवल मशीन्स वगैरह चेंज करने से कुछ नहीं होगा। थर्ड इन्होंने जो रिफॉर्म दिया है वो है एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को क्रिएट करना। आर्टिकल कहता है कि डिफेंस रेडीनेस काउंसिल बना सकते हैं मिनिस्ट्री लेवल पर, मिलिट्री रेडीनेस कमेटी बना लो जहां पर हमारी मिलिट्री हमेशा तैयार रहे कैसी भी आपदा की सिचुएशन के लिए, क्योंकि यूएस ने भी ऐसा ही किया था। फिर फोर्थ रिफॉर्म इन्होंने सजेस्ट किया है वो है एक रिजर्व फोर्स को मेंटेन करना। जब आप थिएटराइजेशन कर रहे होंगे, जब आप स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होंगे, आर्मी शिफ्ट हो रही होगी, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर आ रहे होंगे, तो उस समय के लिए हमारे पास में एक रिजर्व फोर्स होनी चाहिए। एक फोर्स की एक यूनिट को ऐसा मेंटेन करके रखना कि उस समय पर अगर कोई आपदा आ जाए तो वो रिजर्व फोर्स यहां पर संभाल लेगी। क्योंकि दूसरे कंट्रीज यही मौका ढूंढते हैं कि इंडिया में इंटरनल सिचुएशन कभी कुछ चेंज हो रही हो, बिगड़ रही हो, उसी समय पर यहां पर इंडिया पे एक प्रेशर बनाया जाए या इंडिया के ऊपर में अटैक करने की कोशिश की जाए। तो हमें क्या करना होगा कि भाई उसके लिए एक रिजर्व फोर्स अलग से बनानी होगी जो ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे पूरा डिस्कशन। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है, अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। तो आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ट्राई सर्विस कमांड क्या है, आप आराम से बता सकते हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कमांड, फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड 2001 में ही बना दिया गया था। अंडमान निकोबार कमांड का हम बात कर रहे हैं। ये इकलौता एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विस कमांड है, याद रखिएगा, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर साथ में वर्क करते हैं। दैट्स इट इस आर्टिकल के अंदर में। अगला न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और एडिटोरियल है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, रेजिमेन कोतपन ने, एक वर्कर्स राइट एडवोकेट हैं, ये बात करते हैं गिग वर्कर्स के बारे में कि भाई गिग वर्कर्स के अधिकारों की बात होनी चाहिए। गिग वर्कर्स कौन है? खासकर जो डिलीवरी बॉयज़ वगैरह हैं, जो है ना इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो गिग वर्कर्स हैं। मामला बहुत क्या है मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता होनी चाहिए, फैक्चुअल बेसिस पर है। जैसे सबसे पहली बात तो भाई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन नंबर 193 चर्चाओं में। तो ये कन्वेंशन क्या होता है? इंडिया ने अभी सही तरीके से हाँ नहीं भरा है, इस कन्वेंशन को एक्सेप्ट नहीं करा है। तो ये हमारे लिए किस तरीके से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, वो सभी बातें इन्होंने मेंशन करी है। मामला क्या है, शुरुआत कैसे होती है इस आर्टिकल की, बताता हूं मैं आपको। न्यूज़ क्या चल रहा है एग्जैक्टली। न्यूज़ ये चल रही है, 12 जून की बात है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक नया अग्रीमेंट अडॉप्ट करा गया। उस अग्रीमेंट का नंबर है 193, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर यह बात लिखी हुई होगी इस चीज़ के बारे में कि भाई लेबर कॉन्फ्रेंस चला, उन्होंने एक कन्वेंशन 193 को अडॉप्ट करा। इस कन्वेंशन का मेन पर्पस क्या है? इसका कन्वेंशन का मेन पर्पस है डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। इसका मेन पर्पस क्या है? जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, जैसे ये आजकल ना ये जो फूड डिलीवरी वगैरह ऐप्स आ चुके हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, इनमें जो काम करने वाले डिलीवरी बॉयज़ हैं या जो डिलीवरी करने वाले वर्कर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उनके अधिकारों की बात करना। तो आपसे पूछ सकता है कि बताओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 193 किस चीज़ के बारे में बात करता है? डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो भाई ये जब पूरा अग्रीमेंट अडॉप्ट करा गया तो इसको लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी बनाया दिया गया कि भाई लीगली सभी कंट्रीज के ऊपर में ये लागू करना पड़ेगा। सभी कंट्रीज को यहाँ पर, मतलब जो कंट्रीज वोट देंगी, वोट देने के बाद में ये पास होगा, पास होने के बाद में सभी कंट्री पे लागू हो जाएगा। तो कंट्रीज ने वोट दिया,
कुछ कंट्रीज़ ने सपोर्ट पे वोट दिया कि हाँ भाई ये लोग हैं, गिग वर्कर्स हैं, इनकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, इनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, इनको अच्छी हेल्थ कंडीशन देना होगा, सोशल सिक्योरिटी देना होगा। कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। इंडिया ने क्या किया? इंडिया की सरकार ने एब्सटेन कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया कि भाई देखो अभी इस पर हम ना हाँ में वोट कर रहे हैं ना में वोट कर रहे हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं। तो इंडिया की 3 अलग अलग बॉडीज पहुंची थी वोट करने के लिए। एक तो भारत सरकार थी डायरेक्ट, एक इंडिया का एम्प्लॉयर और दूसरा वर्कर डेलीगेट था। तो एम्प्लॉयर वाला डेलीगेट और वर्कर वाले डेलीगेट ने तो इस कन्वेंशन को सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट ने एब्सटेन कर लिया कि भाई अभी हम यहां पर इस एग्रीमेंट पे कुछ नहीं कह सकते। अब ये मामला है क्या, मैं आपको समझाता हूं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 193, प्लीज याद रखिएगा, ये जो कन्वेंशन नंबर 193 है, ये डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की बात करता है। दुनिया का पहला बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो लेबर के अधिकारों की बात करता, स्पेशली इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में या मोबाइल एप्लीकेशन वाले प्लेटफॉर्म में, जैसे फूड डिलीवरी राइडर्स, कैब राइडर्स, वेयर हाउस पिकर्स, ऑनलाइन डेटा लेबलर्स, अदर गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो भी अलग अलग डिलीवरी वगैरह काम करने वाले लोग हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनकी अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए लॉ लेकर आया गया था। इस कन्वेंशन में आप देखोगे तो 406 कितने 406 वोट इसके सपोर्ट में गए, जिसमें चाइना, ब्राजील, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान सब ने सपोर्ट किया। 8 कंट्रीज यहाँ पर 8 वोट इसके अगेंस्ट में गए और 36 का एब्सटेंशन हुआ, जिन्होंने ना हाँ में वोट किया ना में वोट किया, और इंडिया भी इसमें से ही शामिल है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इसमें एब्सटेन कर दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कन्वेंशन जो नंबर 193 है, ये एग्जैक्टली किस अधिकार की बात कर रहा है, कौन से अधिकार यहां पर ये देगा इन गिग वर्कर्स को? तो इन अधिकारों में पहली चीज भाई होता है कि भाई हम आपको लेबर नहीं मानते, हम आपको एम्प्लॉय मानते हैं, तो आपको ये सारे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। जो लेबर है उसको फैसिलिटीज मिलेंगे। हम आपको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानते हैं तो आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। हम आपको पार्टनर नाम दे रहे हैं तो ये नाम देने से कुछ नहीं होता। ये एग्रीमेंट कहता है कि भाई आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज हो, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो, पार्टनर्स हो, लेबर्स हो, सभी इसमें कवर होते हैं, सभी के राइट्स की बात होनी चाहिए। आप नाम चेंज करके इस लॉ से बच नहीं सकते। और राइट्स कैसे राइट्स? भाई राइट जैसे यहां पर हम लोग सिंपल बात करते हैं, कम से कम जो मिनिमम वेजेस हैं, भाई कम से कम एक मिनिमम वेज डिफाइन कर लो कि भाई इतना मजदूरी लोगों को मिलनी चाहिए। और दूसरी बात टाइम बेसिस पर, यानी कि टाइमली समय अनुसार लोगों को वेज पेमेंट दिया जाए, है ना। टाइम पर लोगों को सैलरी नहीं मिलती, वो छोड़ जाते हैं, इंस्टीट्यूशन डैमेज होने लगता है। फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, वर्किंग सेफ्टी देना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना, वो सारा का सारा ट्रीटमेंट देना, समझ रहे हैं। तो आप देख पाओगे ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसको देने की बात करता है ये कन्वेंशन। समझ में आया? अब ये कन्वेंशन का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, भारत को साइन करना चाहिए था, आर्टिकल में राइटर साहब कह रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन यह है कि भाई इंडिया के अंदर में ऐसे गिग वर्कर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। कितनी बढ़ चुकी है? नीति आयोग की रिपोर्ट आपको सामने ये दिखाई दे रही है। इस नीति आयोग की रिपोर्ट को देखिए ध्यान से। नीति आयोग का डेटा कहता है कि 39% जो गिग वर्कर्स हैं, 39% गिग वर्कर्स, वो आज 10,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। और 34% जो गिग वर्कर्स हैं वो 25,000 रुपए से 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। कोई 12 घंटे की शिफ्ट दे रहा है, किसी को तेल पे छूट मिल रही है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स ये हैं खुद ही तेल भरवाते हैं, 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, कोई ओवर टाइम का पेमेंट नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा उनको, कोई सिक्योरिटी, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं। तो भाई प्रॉब्लम यह है कि फिर इन लोगों पे आज हमारी एक मेजर इकोनॉमी डिपेंडेंट है। कहोगे मेजर इकोनॉमी डिपेंडेंट है, ये क्या मतलब है? ये देखिए डेटा एक और दिया गया है भारत की गिग वर्कर फोर्स का। अगर इंडिया में आप गिग वर्क फोर्स को देखोगे तो 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन के आसपास ये लोग हुआ करते थे। अनुमान यह है कि 2029 से लेकर 2030 तक, यानी आने वाले 4 सालों के में आप देखोगे 2030 तक लगभग 2.5 करोड़ के आसपास गिग वर्कर्स होंगे अपने देश के अंदर में। अगर आप एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा कोई पर्टिकुलर सेक्शन देखोगे जो आपके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो गिग वर्कर्स का बड़ा योगदान रहेगा। समझ रहे हैं? तो गिग वर्कर, जो ये गिग वर्क है, स्पेशली ये डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पे काम करना, ये एक बहुत बड़ा वर्क बन चुका है, एक बहुत बड़ा काम बन चुका है आज देश के अंदर में। तो इनकी प्रोटेक्शन करनी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट भी है हमारे लिए। हम वर्कर्स को बचा सकते हैं। आज ना वर्कर को कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता, भाई वो गाड़ी पे घूम रहे हैं, ना ही कोई पेड सिक लीव मिलती, बीमार पड़ो चाहे कुछ मिला पड़ो, ठीक है, आप नहीं काम करोगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना ही कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता, कुछ भी यहाँ पर उनको नहीं दिया जाता। अब इंडिया का जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, सरकार ये कहती है, देखो सरकार ने तो कहोगे भाई ये तो सही बात है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सही मुद्दे को उठा रहा था, इंडिया को साइन करना चाहिए, इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया? गवर्नमेंट कहती है भाई हमारे पास में अपने देश में ऑलरेडी ये लॉ है,
वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ध्यान में रखिएगा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, 2020 का ये पर्टिकुलर जो कोड है अपने पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो हमारे 4 लेबर कोड्स हमने लाए थे ना नवंबर 2025 में, उसमें से एक ये भी है। तो गिग वर्कर्स को हम ऑलरेडी प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं अपने देश के लॉ के हिसाब से। तो ये बाहर के इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन करना सही नहीं लगा, ये बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हाईलाइट करी गई हैं। आर्टिकल में क्लियरली बोला गया है कि भाई इंडिया में तो ठीक है, इंडिया में लॉ तो है, लेकिन आप ये भी तो देखो इंडिया में लेबर की प्रोटेक्शन के लिए और भी दुनिया भर के लॉज हैं, दुनिया भर के कानून हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने प्रोटेक्शन दे दिया? नहीं, ज़्यादातर वेलफेयर स्कीम्स इंडिया के अंदर में फुल्ली ऑपरेशनलाइज हुई ही नहीं है। जो इंडिया है, जो लॉ है बेसिकली आज ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता हर एक चीज़ को। तो कहने का मतलब यह है कि मेजोरिटी ऑफ लॉज ऐसे हैं जो पेपर पे तो काम कर रहे हैं बट रियलिटी के अंदर में काम नहीं कर रहे होते। यह है एग्जैक्टली यहाँ पर एक बड़े सिचुएशन। आई होप आपको यहाँ पर ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो ये जो आर्टिकल है किस चीज़ के बारे में बात करता है? बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में, कुछ स्टेट्स के बारे में बात करता है। आर्टिकल यहाँ पर ये कहता है कि देखिए, राजस्थान सरकार ने अपना खुद का कानून बनाया। राजस्थान के अंदर में राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन वेलफेयर एक्ट 2023 का। फिर कर्नाटक और तेलंगाना ने भी अपना खुद का वेलफेयर बोर्ड बनाया। तो गिग वर्कर्स को ये लोग राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक ये सब अलग से प्रोटेक्शन दे रहे हैं भाई। तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग राइटर साहब कहते हैं कि ये जो राज्य है ना, 3 राज्यों के नाम लिए हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा तेजी से काम कर रहे हैं गिग वर्कर्स की प्रोटेक्शन को लेकर। तो इंडिया का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ILO कन्वेंशन में, तो इंडिया ने अभी के समय पर तो एब्सटेंड कर दिया है, लेकिन आप देखोगे कुछ एग्रीमेंट्स जो भारत ने रेटिफाई कर रखे हैं, अप्रूवल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशन नंबर 87 है ना, उसके अलावा कन्वेंशन नंबर 98 है एक, और कन्वेंशन नंबर 190 है। देखो 190 है, कन्वेंशन नंबर 98 है। तो ये अलग अलग है जिसको हमने अप्रूवल दे रखा है। जैसे कन्वेंशन नंबर 87 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कन्वेंशन नंबर 98 राइट टू ऑर्गेनाइज, कन्वेंशन नंबर 190 वायलेंस और हैरेसमेंट एट वर्क को डील करता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे अग्रीमेंट को अप्रूव कर रखा है। तो इसमें एक अग्रीमेंट और भी अप्रूव किया जा सकता था, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इसको अप्रूवल दे देते तो लेबर राइट्स को लेकर हमारे ऊपर एक प्रेशर बना रहता कि भाई हमें गिग वर्कर्स की सुरक्षा करनी है, क्योंकि हमने इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन कर रखा है, वो नियम भी लागू होते हैं और अपने देश के अंदर भी हमारे पास में लॉ है, वो भी लागू होता है। बट ऑथर साहब कहते हैं कि अगर एक कंट्री ILO के कन्वेंशन को अप्रूवल देती है, कुछ लॉ को हमने अप्रूवल दे दिया, कुछ में एब्सटेन कर लिया, तो ये एक एग्जैक्ट सही चीज नहीं है। समझ रहे हैं? तो ऑथर का क्लियरली यहां पर कहना है कि हम इसको डील कर सकते थे, हम अगर इसको मतलब एब्सटेन ना करके इसको साइन कर लेते तो, क्योंकि कुछ कंट्रीज हैं जहां पर ऑलरेडी वो उनकी राइट्स की बात कर रहे हैं। चाइना वगैरह में डिलीवरी वर्कर्स के राइट्स की बात होती है। तो जो भी आपका गैप वगैरह क्रिएट होगा, भाई आपके लॉ में कोई गैप होगा तो उस गैप की भरपाई इंटरनेशनल लॉ के जरिए हो जाएगा। वो इंटरनेशनल लॉ आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा ताकि गिग वर्कर्स की सुरक्षा हो सके। फिर इसी आधार पर दोस्तों एक और चीज आपको नजर आएगी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यहां पे राइटर साहब ने डिस्कस किया कि वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो क्लियरली एस्टिमेट करता है, बताता है कि 154 से लेकर 435 मिलियन लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और 23 से लेकर मतलब आधे से ज़्यादा लोग आपको देखने को मिल जाएंगे आने वाले समय पर। बहुत सारे मतलब 2.5 करोड़ के आसपास लोग देखने को मिल जाएंगे 2030 तक जो इसी प्लेटफॉर्म्स पे इन्वॉल्व होंगे। समझ रहे हैं? जो मील डिलीवर कर रहे हैं, सामान डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो कम से कम इनके लिए कर सकती थी वो यही था कि हम इनको एक प्रोटेक्शन दे सकें। बट अभी इस पर फर्दर क्या किया जाएगा, आगे इस पर कोई टिप्पणी अभी हुई नहीं है। तो इसमें क्या याद रखना है, ILO का कन्वेंशन नंबर 193 एग्जैक्टली क्या है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं दोस्तों सीधा बिजनेस पेज पर। अब बिजनेस पेज पर कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बस एक ही आर्टिकल है जो कि आपने सेपरेटली अलग से पढ़ना है और कुछ नहीं। आज का न्यूज़पेपर बस खाली इतना ही है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस आर्टिकल में 2-3 चीज़ें मैं मार्क कर दे रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए कि आज देखोगे कुछ कंट्रीज़ जो हैं, चाइना, इजराइल, USA, वो अपने GDP का कितना % रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं और अपना भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना % खर्च कर रहा है। हालांकि जो इंडिया का शेयर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बढ़ चुका है पहले की कंपैरिजन में, यानी हम अब ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या हुआ, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन का जवाब देते हुए एक रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत की जाती है पार्लियामेंट में और डेटा रिवील किया जाता है कि इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अपना खर्चा साल ब साल बढ़ा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करने का मतलब है क्या, पहले ये समझो। क्योंकि अगर कोई देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है यानी वो नई प्रकार की टेक्नोलॉजी अपने देश में बना रहा है, अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है उसको इंप्रूव कर रहा है, नई प्रकार की डिस्कवरी कर रहा है, नया नया इनोवेशन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है जो दुनिया भर के मार्केट में फिर बिकेगा।
तो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उतना ज़्यादा इंडस्ट्री के बीच में कंपेटिटिवनेस बढ़ेगा, साइंटिफिक प्रोग्रेशन होगा देश में, टेक्नोलॉजिकली हम सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो भाई ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की साइड से, इसमें बताया है कि 2021-22 के अंदर, सॉरी 2021-22 में जो भारत का टोटल मतलब यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है GERD, ठीक है, आपने देखा होगा कई सारी जगह पर GERD लिखा है, तो ये रहा। तो इसमें हम बात कर रहे हैं टोटल की। GERD का मतलब होता है ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टोटल एक्सपेंडिचर 2021-22 में हमारे जीडीपी का, टोटल जीडीपी का कितना हुआ है? 0.83%। ये कह रहे हैं 21-22 का डेटा है भाई ये, और पहली बार ऐसा हुआ है। अगर इसको आप 2009-10 से कंपैरिजन करोगे तो 2009-10 में हम अपने जीडीपी का केवल और केवल 0.8% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते थे, और अभी 0.83% रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में हम लोग खर्च कर रहे हैं। यह दिखाता है कि इंप्रूवमेंट हुआ है पहले के कंपैरिजन में, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक समस्या है, समस्या यह है कि आज हम बहुत सारी कंट्री से पीछे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर ये दिखाई देगा, एक सेकेंड रुको, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं जी। आपके सामने एग्जैक्टली ये डिटेल्स दिख रहे होंगे कि इसी सेम टाइम में देखोगे चाइना ने अपने जीडीपी का, हमने तो अपने जीडीपी का 0.83% खर्च किया, ये हमने देखा। लेकिन चाइना अपने जीडीपी का 2.4% खर्च कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ऐसे ही आगे नहीं है वो। जापान अपने 3.3% खर्च कर रहा है जीडीपी का, साउथ कोरिया 4.8%, अमेरिका 3.5% एंड इजराइल तो अपने जीडीपी का 5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है, इनोवेशन पे खर्च कर रहा है। समझे? तो ये डिटेल्स यहां पर निकल कर आई। तो इंडिया इतना पीछे कैसे है? क्योंकि अभी तक पता है क्या होता था, इंडिया में केवल और केवल सरकार ही थोड़ा बहुत जो खर्च कर दे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, प्राइवेट की साइड से कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब बिजनेस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो चुका है। जो ये प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों, भारत में जो टोटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा हो रहा है, इसमें याद रखिएगा हमारे आज प्राइवेट बिजनेस का 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, 70% रिसर्च एक्सपेंडिचर पे बिजनेस ने अपना एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है, और प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बढ़ने की वजह से ही ये सारे के सारे फायदे हुए हैं। अब ये जो डीएसटी ने सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डेटा का, ये कैसे कलेक्ट किया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑफिशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स तैयार करा है वो NSTMIS के जरिए करा है। इसका मतलब है नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके जरिए यहां पर ये करा है। इसमें नेशनल साइंस सर्वे लिया गया है जो 1973 से हो रहा है, कुछ और सर्वे मेथड्स हैं जो यूनेस्को और OECD स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो सारा सर्वे इकट्ठा हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन आई है सरकारी डिपार्टमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से, प्राइवेट इंडस्ट्री से। उसके बाद हमारे सामने डिटेल्स है कि भाई जो टोटल एक्सपेंडिचर है भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में, ये हमारा अपने जीडीपी का कितना जा चुका है? 0.83% जा चुका है। समझे? तो इसको अगर आप अमाउंट में देखोगे तो आज 2023-24 में भी हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगभग 2.45 लाख करोड़ रुपीस खर्च कर रहे हैं। जो 2019-20 में केवल 1 लाख करोड़ खर्च किया जाता था, ये लगभग डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो सिचुएशन ठीक चल रही है, बट अभी इसमें तेजी से काम करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट्स को और बढ़ाने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट अकेली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, ये रियलिटी है। इन कंट्रीज़ में भी गवर्नमेंट ने सेपरेट इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट करा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि सरकार को दुनिया भर के और भी काम देखने हैं, उस पर भी खर्चा करना है। तो आर्टिकल यही कहता है कि प्राइवेट ही यहाँ पर एक होप है कि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और फ़ायदा पहुँचा सकती हैं हमको, और भी बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोवाइड करवा सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो आर्टिकल है ये भी समाप्त हो गया। एक छोटा सा नोट, आपको फैक्ट मिल चुका है, इस फैक्ट को आप नोट कर सकते हैं चाहो तो। एक डिटेल ये हो गई, ठीक है, और ये सर्वे कहाँ से लिया गया है ये डिटेल्स यहाँ पर हो गए। और अभी हम कितना अपना टोटल खर्च कर रहे हैं, ठीक है, 0.83% ऑफ GDP 2021 एंड 2022 का एग्जैक्टली डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का न्यूज़पेपर होता है समाप्त। माफ़ी चाहता हूँ आज नोट क्रिएट नहीं कर पाया हूँ, बट पेड ग्रुप में नोट मिल जाएंगे आपको, है ना। तो बाकी चलिए, ये रहा आपका आज का एक इन्फॉर्मेशन। ये पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का है, वहाँ पे PDF मिलते हैं। सेशन को करते हैं हम लोग समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।